बिफोर नमाज ब्रेक क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे और इसमें मटेरियल प्रायर पीरियड एरर था। 2006 की गलती हमें 2007 में रियलाइज होती है। तो आईएएस कहता है कि अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर सवाल में ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये एरर मटेरियल है, ये जरूर है कि प्रायर ईयर है। 2006 की गलती हमें कब रियलाइज हुई? 2007 में। चाहे वो 1 साल पुरानी गलती है, लास्ट ईयर की गलती है, इवन लास्ट ईयर के अकाउंट पब्लिश हो चुके हैं, रिपोर्टेड, करंट ईयर के ड्राफ्ट अकाउंट बन चुके हैं, करंट ईयर भी अब आप डेफिनेटली ड्राफ्ट बना के ऑडिट की तरफ जाएंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गलती के बारे में मेंशन तो नहीं है कि ये मटेरियल है या इमटेरियल है, लेकिन चूंकि ये गलती, एक तो अमाउंट भी 4.2 मिलियन है, दूसरा इस अमाउंट से आपका प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट, फिर ईपीएस, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जब ये इतने सारे इम्पैक्ट होंगे तो डेफिनेटली वो मिस्टेक क्या कंसिडर की जाएगी? मटेरियल। और इसके अलावा अगर आप ये सारी बातें इग्नोर भी कर दें, सवाल में नीचे लिखा हुआ है शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2007 विद द 2006 कंपैरेटिव। आपने 2006 को भी साथ में कंपैरिजन में दिखाना है, मींस कि आपने लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट भी करनी है लास्ट ईयर में जाके। इसका मतलब है आप बैकवर्ड जाते हुए चेंज कर रहे हैं, तो जब बैकवर्ड जाके चेंज किया जाए तो इट इज नॉन एज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन डेफिनेटली मटेरियल एरर की होती है, इमटेरियल एरर की नहीं होती। सवाल हम कर चुके थे, स्टेटमेंट ऑफ रिटेनर ही रह गई ये सवाल की। हमने नमाज ब्रेक से पहले ये इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। रेवेन्यू सेम थी बिकॉज के एंडिंग इन्वेंट्री के चेंज होने से या ओपनिंग इन्वेंट्री के चेंज होने से आपकी सेल में कोई फर्क नहीं आता। पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई थी और उसने अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दिया था। हमने करेक्शन की, एंडिंग इन्वेंट्री जब ज्यादा हो गई थी तो कॉस्ट कम आई होगी, इनवर्स रिलेशन है। जब मैंने एंडिंग इन्वेंट्री को कम किया करेक्शन करते वक्त तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई पिछले साल की। और करंट ईयर की 2007 की ओपनिंग ओवर स्टेट हुई थी। अब मैंने ओपनिंग को कम करना है, ओपनिंग को कम करूंगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल एरर की करेक्शन करते वक्त आपकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग एडजस्ट हुई, करंट ईयर की ओपनिंग एडजस्ट हुई। तो पिछले साल की आपकी कॉस्ट जो पहले 34,570 थी अब वो चेंज होकर 38,770 है। और करंट ईयर की जो अभी ड्राफ्ट अकाउंट आपने बनाए उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो कि 55,800 आ रही है आफ्टर चेंज। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट है, उसको कम करूंगा मैं। ओपनिंग इन्वेंट्री का रिश्ता कॉस्ट से डायरेक्ट था, ओपनिंग कम करूंगा कॉस्ट कम होके रिवाइज आ जाएगी 51,600। ये रिवाइज हमने यहाँ पे रख दी थी और रिवाइज वैल्यूज पे हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, उस पर रिवाइज टैक्स निकाला और रिवाइज नेट प्रॉफिट निकाल लिया। हम अगेन इस सवाल की आखिरी रिक्वायरमेंट रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। हेलो जी बोले। जी, नई वाली वो है ना? क्या मतलब? हेलो, न्यू लिंक है ना सर? ये पिछला लिंक मेरा क्विक हो गया था। नहीं नहीं, ये वही लिंक है, वही लिंक काम कर रहा है, आपने ज्वाइन कर लिया ना उसी लिंक पे। जी जी जी, ओके ओके। तो वही के लिंक चल रहा है, टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड। करंट ईयर कौन सा है हमारा? दिसंबर 31, 2007। कंपनी का नाम ग्लोबल। रिटेन अर्निंग का 2006 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है सवाल में, 13 मिलियन है शायद। Jan 1 2006, 7 और 6 की कंपैरिजन बना रहा हूँ और 2006 का रुपीज इन थाउजेंड में बात कर रहे हैं, 30 ओमिट है, 13 मिलियन गिवन है सवाल में, देखिए ये रहा। रिटेन अर्निंग Jan 1 2006 वर्थ 13 मिलियन, 13,000 लिखूंगा, 30 ओमिट है, 13,000। अच्छा, इसमें फिर ऐड करूंगा रिवाइज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2006 का जो कि हमने रिवाइज किया है
हाउ मच 6041, पहले कुछ और आ रहा था, और प्लस करूंगा तो 19041। ये रिटेन अर्निंग 2006 के एंड पे, आफ्टर जब उसको रिवाइज किया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 2006 का नेट प्रॉफिट वो रिवाइज तो नहीं है क्योंकि अभी ड्राफ्ट अकाउंट बने हुए थे, मतलब रिपोर्टेड नहीं थे, पब्लिश नहीं हुए थे। तो नेट प्रॉफिट जो कि आपका 2007 का है, वन जीरो 920 29941, ऐसे ही है? नहीं 61। ये रिटेन अर्निंग का आपका एंडिंग बैलेंस हो गया December 31, 2007। 2 साल की कंपैरेटिवली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने यहाँ बना दी, ठीक है। सलमान आप ज्वाइन कर चुके हैं? 1 मिनट तो, जी ठीक है ठीक है। अच्छा, नेट आप लोग का चल रहा है इसमें? ये हो गया? अच्छा ठीक है। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा ये हैंड आउट कंप्लीट हो गया है। अगले आईएस पे जा रहा हूँ, एक छोटी सी चीजें वो डिस्कस करते हुए, अगर हम ये अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन आप लोग को आईएस 8 का हैंड आउट स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस पर, ऑनलाइन आप लोग को हैंड आउट, जी सर दादा। ठीक है। भाई ये थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुका था, क्वेश्चन 1 आज की क्लास में किया है, 2 3 4 5 6 लास्ट क्लास में किए थे, 7 अभी सॉल्व किया, 8 आप लिख लें अपने पास होमवर्क है। 8 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, और बस वैल्यूज चेंज है, फाइनेंशियल ईयर चेंज है। सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है, मतलब क्वेश्चन 7 में मिस्टेक क्या हुई थी कि आपका पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ था, उसने अगले साल के ओपनिंग स्टॉक को ओवर स्टेट किया था। ये गलती यहाँ पे हो रही है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एक्सिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2000, इनका फाइनेंशियल ईयर जून 2000 है करंट वाला, लास्ट था June 30, 1999। इसका मतलब है पहला फाइनेंशियल स्टार्ट होगा July 1, 1998। पहला फाइनेंशियल ईयर July 1, 1998 से जून 1999, और फिर July 1, 1999 से जून 2000। फिर ये कह रहे हैं कि 2000 ईयर में आपको ऑब्जर्व होता है 1040 लीटर ऑफ पाम ऑयल विच वॉज ऑलरेडी सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके पास अभी भी और मतलब स्टॉक में मौजूद है, was incorrectly included in closing inventory at June 30, 1999। जो कि आप ऑलरेडी बेच चुके थे, वही फिजिकल इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सच क्वांटिटी कैरीज अ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ 52,000, ये इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है।
extract from the accounts, sales, cost of sales, profit, pre-tax profit, tax same 30%, net profit after tax. फिर वही नोट 1 में नीचे बता दिया, cost of sales for the year ended 2000 contains the above mentioned error in the opening inventory. और नोट नंबर 2 में कह रहे हैं रिटेन अर्निंग 160 था 1999 के 1998 के जून 30 पे, ये 1998 जून 30 का क्लोजिंग नेक्स्ट डे आएगा 1998 का जुलाई 1। हमारे जो 2 फाइनेंशियल ईयर है ना, वो जुलाई 98 से जून 99, जुलाई 99 से जून 2000। तो ये आपने जब रिटेन अर्निंग बनानी तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 160 से। और ये 272 इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये 272 आपका चेंज हो जाएगा। ये 272 कैसे आ रहा है ये देखें, अगर आप ऊपर देखें इनकम स्टेटमेंट 99 का प्रॉफिट बॉटम लाइन 1,12,000 है, ये रहा 1,12,000 नजर आ रहा है आपको। 1,12,000 में उन्होंने ऐड किया उसको, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब से ये फाइल ये रहा प्रॉफिट 1,12,000 नजर आ रहा है आपको। 1,12,000 और 1,60,000 रुपए दोनों को प्लस करेंगे कितना हो रहा है? 1,112 प्लस 160 272। ये 272 इस तरह आ रहा है, लेकिन क्या ये अब 272 रहेगा? तो इसलिए इसमें रेलिवेंट फिगर कौन सी है सिर्फ, वो भी आप जब रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाएंगे 2 साल की कंपेरेटिवली, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट भी सेम है। ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और फॉर द ईयर एंडेड जो भी आपका है अंडर द ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इन IAS 8 फॉर द रेलिवेंट ईयर्स। तो आपने 2 साल की इनकम स्टेटमेंट को भी रिवाइज करना है और प्रॉफिट चेंज आएगा तो आपने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी रिवाइज करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको? कर लेंगे ये सवाल आप लोग, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये पास पेपर के सवाल है। 9 डिस्कस कर लेता हूँ क्विक। मैंने भी एक ग्रुप पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, देखा आप लोगों ने? अच्छा, बहरहाल वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो मैंने शेयर किया है, थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 10 ऑलरेडी वी हैव डन लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 10 ये सारे जो भी आपके 9 या 10 आपको हेड्स दिए हुए थे, इसमें बताना था कौन सा पॉलिसी में आता है और कौन सा एस्टिमेशन में आता है। लास्ट क्लास में ये मैंने करवा दिया था सवाल। क्वेश्चन 9 देखिए, बाकी एंड आउट कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन 9 देखिए, मुगल गारमेंट्स लिमिटेड हैज डिस्कवर्ड अ मटेरियल प्रायर पीरियड एरर, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिगार्डिंग मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो मैंने आपको इस वक्त दिया है, नहीं भेजा मैंने? अब चेक करें। आइए जी, ऑनलाइन आप लोगों को मिल गया ग्रुप पे? जी सर मिल गया। ठीक है, आपका तो नेट चल रहा होगा क्योंकि आप लोग ऑनलाइन है और जो क्लास वाले ऑफलाइन है उनका नेट चल रहा है तो मिल गया, वरना फिर। अच्छा भाई सुन ले, ये जवाब जो हमारे ICME की वेबसाइट पे मौजूद है वो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। 6 इसमें पॉइंट इन्होंने लिखे, हर पॉइंट के आगे एक एक नंबर भी आपको बता दिया है। 6 नंबर का ये सवाल था। सबसे पहले कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर IAS 8 का डिस्क्लोजर है प्रायर पीरियड एरर्स। फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड अंडर IAS 8 फॉर मटेरियल प्रायर पीरियड एरर। नंबर 1, नेचर ऑफ दी प्रायर पीरियड एरर। उसकी नेचर क्या थी, आपने क्या गलती की है? समटाइम होता है आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया था, तो वो नेचर आपकी एसेट के बदले एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, एक्सपेंस के बदले एसेट, मतलब आपने उस एरर की नेचर डिफाइन करनी है। सेकंड, अगर आप ये गौर से पढ़े जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल टू द अमाउंट ऑफ करेक्शन,
जहां तक आपकी ये प्रैक्टिसेबल है वहां तक फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम इफेक्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो जो आइटम इफेक्ट होंगे ना आपने वो सब डिस्क्लोज करने। जिस तरह भी हमने कहा नेट प्रॉफिट चेंज होगा तो वो आपका प्रॉफिट कैश फ्लो में भी चेंज होगा। कैश फ्लो भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें आती है ना आपकी, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो जहां जहां आपका चेंज आएगा लाइन बाय आइटम आपने वो बताना है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर आई एस 33 अर्निंग पर शेयर, आपका IS 33 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल 1 में, वहां पे आपको IS 33 पढ़ाया जाएगा, उस सिलेबस में है अर्निंग पर शेयर। उस पे आप लोगों को शायद पता भी होगा, कुछ लोगों को डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जी जी, एंटी IS 33 डाइल्यूटेड, पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें होती है। तो वो डेफिनेटली जब आपका प्रॉफिट चेंज होगा तो क्या ईपीएस सेम रहेगा, आपका ईपीएस भी चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ IS 33 अप्लाइड टू द एंटिटी, अगर आपकी एंटिटी पे IS 33 की एप्लीकेशन है फॉर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, वो भी आपने डेफिनेटली दिखाना है वहां पे चेंज के हिसाब से। उसके बाद द अमाउंट ऑफ करेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू, मतलब जितना आप बैकवर्ड जाके अर्लीस्ट पॉसिबल दिखा सकते हैं वो चेंज दिखाना है। इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिसेबल, जैसा आज सवाल हुआ था 10 साल पहले, सर इतना बैकवर्ड कैसे जाए, इम्प्रैक्टिसेबल है फॉर अ पर्टिकुलर प्रायर पीरियड द circumstances that lead to the existence of that condition and description how and from when the error has been corrected। आप ये बता देंगे कहां से कैसे आपने कितना सही यहाँ दिखा दिया, बाकी नेट ऑफ इम्पैक्ट उसका आपने डेफिनेटली फ्रॉम रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करना है। तो ये कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग IS 8 मटीरियल प्रायर पीरियड एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमने कर दिया था, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, स्क्रीन चली गई है ऑनलाइन, टेंशन नहीं ले, दोबारा आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकल सवाल है भाई, पेपर में दोनों चीजें आती हैं, इवन MCQs में भी थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। मैंने फर्स्ट डे आपको पूरा पेपर स्ट्रक्चर सब चीजें डिस्कस कर ली थी। सर नया जो आउट, हाँ बोले बोले, सर मैं कह रहा हूँ कि वो आवाज आ रही है, बोले। सर हैंडआउट शेयर कर दें सर नए चैप्टर। अच्छा, नए चैप्टर का हैंडआउट शेयर कर दूं ग्रुप पे? जी सर। अभी मैं क्लास के बाद कर दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। असल में अभी फिर मुझे वो व्हाट्सअप ऑन करना पड़ेगा, अभी टाइम मैं कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, बल्कि चले मैं कर देता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, मॉर्निंग वाले ग्रुप में भेजा था ना। ठीक है, वहीं से मैं आप लोगों को IS 10 का हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, IS 10 का हैंड आउट व्हाट्सअप कर दिया आपको मैं। आसिफ भाई देखे, मिल गया? यस सर, रिसीव हो गया सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। IS 8 का जो आज हमने जितना पढ़ा है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा PDF बना के। ठीक है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट इज IS 10। और अगेन
ये आईएएसबी एग्जामिनर अक्सर पेपर में एग्जामिन कर रहा होता है, खासतौर पे इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग, जी स्टार्ट कर दे। अच्छा भाई, एक चीज तो आप ध्यान में रखिएगा कि आईएएस को मैंने डे 1 भी कहा था कि सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी नहीं है, और ना हम सीक्वेंस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस 1 में अगर मैं स्टार्ट लूँ तो बहुत सारे आईएएस की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो हम आईएएस को पहले हम कोशिश कर रहे हैं उन आईएएस को कवर करेंगे जो आईएएस छोटे छोटे हैं, ताकि जब हम बड़े चैप्टर्स पे जाएं तो वहां पे इन आईएएस की एप्लीकेशन होगी तो वहां में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आईएएस 10 और आईएएस 37 ये दोनों आईएएस आपके एक ही चैप्टर में काउंट होते हैं, और ये दोनों आईएएस मैं बैक टू बैक पढ़ाता हूँ, यानी आईएएस 10 और उसके साथ जो है मैं आईएएस 37 फौरन बाद। तो आईएएस 10 जो है वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये आईएएस पहले इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के नाम से इसको आईएएस ने इसका नाम दिया था। आईएएस थोड़ा चेंज हुआ है, अब आईएएस ने इसका नया नाम रखा है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड बेसिकली बैलेंस शीट डेट के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग पीरियड से मुराद बैलेंस शीट डेट, क्योंकि मैंने अभी कहा है इस आईएएस का अगर आप पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें आपको इसका नाम मिलेगा इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी रिपोर्टिंग पीरियड किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस शीट डेट को। अब सपोज करें कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 31, 2020 था, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी का ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था Jan 1, 2020। अगर आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर Jan 1, 2020 से दिसंबर 31, 2020 है, जो कि कैलेंडर ईयर भी इत्तेफाक से आपका फाइनेंशियल ईयर भी है, तो ये जो दिसंबर 31, 2020 है, दिस इज नॉन एज रिपोर्टिंग पीरियड, बैलेंस शीट डेट। अच्छा, अब यहाँ आईएएस का जो नाम है वो है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इसका मतलब है इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब चूंकि दिसंबर 31, 2020 आपका ईयर एंड है, तो क्या दिसंबर 31, 2020 को रात 12 बजे से पहले पहले आप अपने अकाउंट बना के पब्लिश करके और फिर हैप्पी न्यू ईयर मना के जाते कंपनी से? ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में अकाउंट बन जाए। 3 से 4 महीने आपके पास टाइम होता है। नेक्स्ट डे आप अगले साल की फिजाओं में भी दाखिल हो जाते हैं और पिछले साल को भी पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। बहुत सारी एडजस्टमेंट है, बहुत सारी पेंडिंग इनवाइसिस है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और भी अप्रूवल्स, प्री पेमेंट्स, सो मेनी एडजस्टमेंट्स आर देयर। तो अब आप कल से डबल काम करेंगे, करंट ईयर को भी लेके चलेंगे पैरेलल, लास्ट ईयर की भी एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आप अपने अकाउंट्स जब बनाते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, सपोज करें आपने बड़ा क्विक काम किया और Jan 31 तक आपने अपने अकाउंट इंटरनली बना लिए, ड्राफ्ट अकाउंट बना लिए, फिर आपने ऑडिटर को कॉल की, फिर ऑडिटर आएगा। अब ऑडिटर का तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बहुत क्विक भी कर सकता है, बहुत टाइम भी लगा सकता है। उसको शक होगा, अगर अच्छा ऑडिटर है तो शायद बहुत क्रॉस चेक करेगा, और अगर स्टैंप लगा रहा है सही है तो मसला नहीं है फिर। तो बहरहाल डिपेंड करता है कि ऑडिटर कितना टाइम दे रहा है। ऑडिट होने के बाद वो सेटिस्फाई होता है, फिर आपके जो डायरेक्टर हैं वो साइन कर दें। सपोज करें आपके डायरेक्टर ने इसको फाइनलाइज किया, सपोज कर लेते हैं मार्च की 10 तारीख। मीनवाइल आपने ऑडिट करवाया, दीगर मामला सारे फाइनलाइजेशन प्रोसेस हो गए। मार्च की 10 तारीख 2021, इस दिन आपके फाइनल अकाउंट डायरेक्टर साइन कर रहे हैं, इस तारीख को कहा जाता है डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशुएंस। ये आपका ईयर एंड था दिसंबर 31, और ईयर एंड से मुराद यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड। अब आईएएस कहता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी इस सिचुएशन में इवेंट्स आफ्टर दिसंबर 31, 2020 टिल मार्च की 10, 2021। ये मार्च की 10 वेरी कर सकती है, हो सकता है आपके अकाउंट Feb 28 को फाइनल हो जाए, हो सकता है आपके अकाउंट मार्च की 25 को हो, मार्च की 27 को हो। मतलब जिस दिन डायरेक्टर साइन करेंगे उस दिन कहते हैं
डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस। तो ये जो तारीख है आपकी इशुएंस डेट, यानी इस दिन आप अपने अकाउंट पब्लिक के लिए जो पब्लिश करते हैं, डायरेक्टर ने साइन कर दिया, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस, तो ये आपकी इशुएंस डेट है। आईएएस कहता है फ्रॉम दिस टू दिस डेट, यहां से लेके यहां तक जितने भी इवेंट होते हैं, आईएएस की जबान में उनको इवेंट आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड कहा जाता है। फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टिल when the date financial statement are authorized for issuance, in between जितने भी इवेंट्स होंगे उन तमाम इवेंट्स को इवेंट्स आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड्स कहा जाता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, नंबर 1 एडजस्टेबल इवेंट और नंबर 2 नॉन एडजस्टेबल इवेंट। एडजस्टेबल इवेंट से मुराद वो इवेंट जिसको आप लास्ट ईयर में ही क्लोज करेंगे, लास्ट ईयर में ही एडजस्ट कर देंगे, और नॉन एडजस्टेबल से मुराद जिन इवेंट को आप लास्ट ईयर एडजस्ट नहीं कर सकते बल्कि उनका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में दिखाना है, ठीक है ना। अब इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हमारा दिल चाह रहा है जिस इवेंट का हमने उसको पिछले साल एडजस्ट कर दिया और जहाँ पे हमारा मूड खराब है तो हमने उसको एडजस्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। आईएएस ने आपको एक बता दिया है कि कौन से इवेंट आपके एडजस्टेबल होंगे और कौन से इवेंट आपके एडजस्टेबल नहीं होंगे। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कट ऑफ डेट, यानी जो आपका ईयर एंड है, कुछ भी हो सकता है, दिसंबर 31 तो मैंने यहाँ एज्यूम किया है, जून 30 व्हाट्सोएवर जो भी हो, मार्च 31, सितंबर 30, आपको पता है कि कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है, मोस्टली हमारे यहाँ जून 30 होता है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही कैलेंडर ईयर उठा लिया कि जैन टू दिसंबर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर था, तो फिर आप जब अपने अकाउंट्स जब पब्लिश करने के दौरान जितना भी ये प्रोसेस 3 से 4 महीने का आपका है, मीनवाइल बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं आपके लिए। आईएएस कहते हैं वो सारे इवेंट है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, फ्रॉम कट ऑफ डेट बैलेंस शीट डेट से टिल डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशुएंस। इन बिटवीन दो इवेंट है। आईएएस कहता है कुछ इवेंट ऐसे हैं जिनको आपने एडजस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020, क्योंकि जब तक डायरेक्टर ने साइन नहीं किए आपके अकाउंट अभी फाइनल नहीं हुए, अभी आपने रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, पब्लिश कर दी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले पहले आप एडजस्टमेंट कर सकते। लेकिन कौन से इवेंट एडजस्ट होंगे उसके लिए आईएएस ने बता दिया, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और कुछ इवेंट के बारे में आईएएस कहता है कि ये एडजस्ट नहीं होंगे, तो उनको आईएएस कहता है नॉन एडजस्टेबल इवेंट, यानी वो लास्ट ईयर एडजस्ट नहीं होंगे, फिर उनकी एडजस्टमेंट कब होगी, नेक्स्ट ईयर में, यानी वो फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020 में एडजस्ट होंगे, 2021 में एडजस्ट नहीं होंगे। आईएएस ने बड़ा आसान सा रास्ता बता दिया है। एडजस्टेबल इवेंट के बारे में आईएएस कहता है वो इवेंट जिनका एविडेंस बैलेंस शीट डेट पे मौजूद था उनको एडजस्टेबल इवेंट कहा जाता है, यानी कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे रिलेटेड बैलेंस शीट डेट पे शवाहिद मौजूद थे, एविडेंस मौजूद थे, उस इवेंट को आईएएस कहता है कि आप एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि वन ऑफ दी कस्टमर से आपने एक बहुत बड़ी अमाउंट रिसीव करनी है, आपके पास रिसीवेबल आ रहा है दिसंबर 31, 2020 पे, सपोज करें कि 5 मिलियन 50 लाख रुपए का, ठीक है। एक कस्टमर से आपने 5 मिलियन रिसीव करना है, 50 लाख रुपए, दिसंबर 31, 2020। सपोज करें दिसंबर की 29 तारीख, 2 दिन पहले खुदा ना खास्ता उस कस्टमर के साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, सपोज खुदा ना खास्ता फैक्ट्री में फायर अकर्ड हो जाती है, कुछ भी मसला हो गया, अचानक कुछ भी हो जाता पता नहीं चलता, ठीक है ना। सानिया वेलफेयर टाउन हुआ, फैक्ट्री जाली नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, एक दिन में कितना नुकसान हो गया, तो अचानक कुछ अगर इस टाइप का हादसा हो जाता है दिसंबर की 29 तारीख को। अब ईयर एंड पे 2 दिन गुजरे, अभी बहुत सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट हो रही है, कंपनी इंश्योर्ड है नहीं है, कितनी इंश्योरेंस है, कितनी रिकवरी होगी नहीं होगी, मतलब अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। मतलब अब आपको नहीं पता कि ये 50 लाख रुपए का जो रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल आप कलेक्ट भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। बैलेंस शीट डेट पे रिसीवेबल का भी मौजूद होना जरूरी है और उसके साथ साथ जिससे पैसा लेना है उसके क्वेश्चन मार्क होना भी जरूरी है। अब 2 दिन पहले ये वाकया हो गया, दिसंबर 31 को 50 लाख का रिसीवेबल है,
दिसंबर 31 पे आपका एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है कि पता नहीं ये कस्टमर कहीं बैंकरप्ट नहीं हो जाए, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाए। अब ये फैसला तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट इन्वॉल्व होगी। हो सकता है आपकी ये डेट मार्च की 10 तारीख है, आपके अकाउंट फाइनल होने से 2 दिन पहले मार्च की 8 तारीख को कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट अनेबल टू पे। कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया है, अब ये आपको पे नहीं कर सकता। तो क्या अब आप अपनी बैलेंस शीट अभी 2 दिन बाद पब्लिश करने जा रहे हैं, उस पे करंट एसेट में ये 50 लाख का रिसीवेबल शो करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस मौजूद था, और चूंकि आईएसएन कहता है